Okay, let us start today in chemistry. Very first topic, that is solid state. हम लोग आज से पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट. अब बेसिकली सॉलिड स्टेट में जो अब तक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है ग्राफ ऑफ प्रीवियस क्लासेस कि सॉलिड क्या होते हैं जिनका शेप फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है, या वॉल्यूम भी क्या होता है उसका कांस्टेंट रहता है. ये सारी चीजें हमने पढ़े. या कुछ एक इंटरेक्शन फोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ मैटर. तो ये सब क्या था हमारा पहले का नॉलेज था. अब यहाँ से सॉलिड स्टेट में हमको क्या पढ़ना है बेसिकली. एक तो यही है कि सॉलिड वो हैं जिनका शेप और वॉल्यूम या साइज क्या होता है वो फिक्स होता है, वो वेरी नहीं करता है. दूसरी चीज हमको क्या देखना है कि सॉलिड स्टेट में अब ये सॉलिड अगर हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास जैसे एक मग है प्लास्टिक का, वो भी सॉलिड है. सॉल्ट है वो भी सॉलिड है. प्लास्टिक मग देखते हैं वो भी सॉलिड है. या वुड्स के जो पार्ट है वो भी क्या है सॉलिड है. तो उन सॉलिड का बेसिकली फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से होता है. एक सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया वो किसके बिहाफ पे किया है कि नेचर के बेस पर किया है. वो दो तरह से क्या है, एक तो है एमॉर्फस सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा जो सॉलिड है वो कौन सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब ये एमॉर्फस सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, कुछ एक प्रॉपर्टी के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया गया. जैसे एमॉर्फस सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, सॉलिड बनने के लिए हो सकता है मॉलिक्यूल से बना हो, आयन से बना हो, एटम से बना हो. ऐसे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में बेसिकली तीनों हो सकते हैं, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो अगर उनका अरेंजमेंट ऐसा रैंडम तरीके से है या कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो या शॉर्ट रेंज है उनका, बेसिकली एक के बाद कुछ एटम अलग हैं फिर अलग हैं, तो ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं. कौन से, जिनका अरेंजमेंट क्या होता है बहुत लॉन्ग रेंज में नहीं है प्रॉपर, या बेसिकली कह सकते हैं क्या है प्रॉपर नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेसिकली कौन कौन से, एटम, आयन, मॉलिक्यूल कोई हो सकते हैं. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे, पार्टिकल या अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इन शॉर्ट रेंज. ये क्या होता है, बहुत शॉर्ट रेंज में होगा. शॉर्ट रेंज मतलब क्या है कि कुछ दूर तक एक अरेंजमेंट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर दूसरा होगा, या यूं कह सकते हो कि प्रॉपर नहीं है कि नहीं. जैसे एग्जांपल के टर्म पर क्या है, जैसे हम मान लेते हैं ग्लास है, या हम कहते हैं प्लास्टिक है. इन सारे केस में आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो देखोगे वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहते हैं. हायर में जाके क्या होते हैं, उनका ऑर्डर अलग हो जाता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनका अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से रहेगा और लॉन्ग रेंज के साथ साथ शॉर्ट रेंज भी रहेगा. वो भी हम समझाएंगे कैसे शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों है. तो इसमें क्या है, जो अरेंजमेंट होगा, किसका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. ये कैसे होंगे, पहली चीज क्या है, इस प्रॉपर मैनर, ये बहुत प्रॉपर मैनर में होंगे. और क्या होंगे, इट फॉलो शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज, दोनों होगा, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज दोनों रहेंगे. अब शॉर्ट रेंज में मतलब कुछ देखोगे एक डायरेक्शन में शॉर्ट रेंज रहेगा, अलग में क्या रहेगा, लॉन्ग रेंज भी रहेगा. इट शॉर्ट रेंज, ये शॉर्ट रेंज भी है, और क्या है, एंड लॉन्ग रेंज ऑल्सो. शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रहेंगे. वो कैसे रहेंगे हम समझाएंगे उसको. तो बेसिक क्लासिफिकेशन हमने क्या कहा
कि एक सॉलिड वो है जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, प्रॉपर नहीं है या शॉर्ट रेंज में है, उनको हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, जैसे ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। ऐसे एक दूसरा क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल जिससे भी बना है वो बहुत प्रॉपर मैनर में है और उसका रेंज जो है वो सॉल्ट के साथ साथ लॉन्ग रेंज भी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। उसका एग्जांपल जैसे NaCl हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारे हैं, तो वो क्या होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड ये दोनों होंगे। अब और इसकी थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली चीज हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत शार्प होगा। मेल्टिंग पॉइंट शार्प मतलब क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये मैं एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखता हूं, सॉलिड। अच्छा, दूसरे ये है कि बोर्ड के लिहाज से सीबीएसई में कई बार ये प्रॉपर्टी पूछी गई है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें या तो कुछ एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प रहता है, इट हैज वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही क्या होगा, ये सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर इसको हैमर किया जाए तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल में हैमर करके, जैसे नमक हो गया NaCl को बारीक पीस दिया, पाउडर बना लिया जाए और फिर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो छोटे छोटे क्यूब दिखेंगे, यानी इनका साइज क्या होता है, बहुत सर्टेन होता है। अगर क्या है, इफ इट हैमर्ड, अगर इसको हैमर किया जाए तो इट ब्रेक इनटू आइडेंटिकल पार्टिकल, इट ब्रोकन इनटू आइडेंटिकल पार्टिकल। ये किस में टूटते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल में टूटते हैं। एग्जांपल जैसे अगर NaCl का पाउडर फॉर्म कर दिया जाए, इफ NaCl हैमर्ड, इसको हम तोड़ के किसमें फॉर्म कर दें, हैमर टू पाउडर, और इसको ऑब्जर्व करें कहां से, माइक्रोस्कोप से, एंड इट ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप, तो क्या पाएंगे, एवरी पार्टिकल इज ए सर्टेन क्यूब, हर पार्टिकल कैसा दिखेगा, क्यूब के जैसा। एवरी पार्टिकल इज इन क्यूब शेप या इन आइडेंटिकल क्यूब, ये भी है। थर्ड चीज क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका सेंस क्या है, ये मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपर्टी में, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक देखो क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है समझो। जैसे अगर हम एक क्रिस्टल की बात करें, जैसे सपोज कोई आयनिक सॉलिड है NaCl, तो NaCl कैसे मिलकर बना होगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयन से, इस तरह से बना होगा, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन ऐसे बना होगा। मान लो कोई है ना, NaCl कोई सर्टेन नहीं है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका, आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड कैसे होगा, इस तरह से बना होगा, एक पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से। हाँ 3D में तो रहता है पहले, फिलहाल तो 2D ही देख लो, 3D बाद में देखना, है कि नहीं बेटा, पहले 3D में ही पहुंच गए थे। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है बेसिकली, है कि नहीं भाई।
चीज देखो क्या है, अगर इस तरह से हम जाते हैं ऐसे इस रास्ते से तो हमको सब एक टाइप का पार्टिकल दिख रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर से अगर चलते हैं तो हमको कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो ये एक लाइन लिखा कि ये शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज रहता है, तो ये अरेंजमेंट कैसा है, लॉन्ग रेंज है, और ये अरेंजमेंट कैसा है, शॉर्ट रेंज है। देखिए अब कोई एक प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी हो सकता है कि एटम पॉजिटिव का कुछ अलग हो, पॉजिटिव आयन का हीट एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस अलग है और निगेटिव आयन का हीट एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस अलग है। अब थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम इस डायरेक्शन में चेक करेंगे इसमें, तो ये एक अलग वैल्यू देगा और इस डायरेक्शन में अलग वैल्यू आएगी, इस डायरेक्शन में अलग आएगी। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखेंगे तो हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी वेव का, किसी लाइट का एक मटेरियल में पास करना और उसकी वेलोसिटी में जो रेशियो आएगा एयर के रिस्पेक्ट में या दो मीडियम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी का रेशियो आता है वही क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो पॉजिटिव पार्ट का लाइट को एब्जॉर्ब करने की या पास करने की टेंडेंसी अलग होगी और निगेटिव पार्टिकल का, तो इस सेंस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अगर इधर से इस डायरेक्शन में चेक करोगे तो अलग आएगा, इस डायरेक्शन में चेक करोगे अलग आएगा, इस डायरेक्शन में चेक करोगे अलग आएगा। तो ये जो एक प्रॉपर्टी है ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इट इज ए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और हम क्या पा रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा कि रिफ्रैक्ट, कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीट कंडक्टिविटी या हीट एक्सपेंशन, हीट कोई चीज हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एक्सपेंशन आएगा, तो इस डायरेक्शन में हीट एक्सपेंशन अलग होगा, इस डायरेक्शन में हीट एक्सपेंशन अलग आएगा। अगर अल्फा हम इधर निकालते हैं तो अलग आएगा, अल्फा इधर निकालेंगे तो अलग आएगा। या थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या अलग आएगी, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अलग होगी। जैसे याद करो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के पार्टिकल कैसे होते हैं, ऐसा क्यूब हेक्सागोनल टाइप से रहते हैं, इस तरह से लेयर बाय लेयर बनती है उसकी, इस तरह से होते हैं। ऐसा कुछ तोड़ो। दूसरी लेयर क्या होगी, यहां से स्टार्ट होगी। अब अगर ये एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा होता है इस पे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन दो लेयर के बीच में मूव करते हैं। यहां से ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसी के बीच में मूव करते हैं, दो लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। तो अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखोगे तो एक कंडक्टर है, बट इसके थ्रू अगर देखोगे तो ये क्या है, इंसुलेटर है। सो इट्स ए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे, क्या क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिफर if we measure in different direction of crystalline solid. Such property is known as isotropic property, anisotropic in nature. इसको हम क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं। तो क्या है ये, हाँ क्या चीज, 1 सेकेंड सर। हाँ, तो ये है कि एनआइसोट्रॉपिक नेचर मतलब क्या होता है, सम फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेजर करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका, आयनिक सॉलिड का, और हमने पाया कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयन है, इस डायरेक्शन में निगेटिव आयन है, और इसमें दोनों हैं। तो हीट एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी पॉजिटिव आयन की होगी, कोई जरूरी नहीं निगेटिव की भी होगी। इस सेंस में थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में अलग आएगा, इस डायरेक्शन में अलग आएगा। सेकेंड चीज क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ reducing or changing the light with respect to a material। जैसे यहाँ से लाइट भेजे तो यहाँ पे कुछ अलग स्पीड होगी, यहाँ पे कुछ अलग स्पीड होगी, इस रास्ते में जो रेशियो आएगा वो अलग आएगा, इसके अलोंग अलग आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा,
अलग अलग आएगा। इन्हीं प्रॉपर्टी को कि कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में चेक करने पर क्या आती है, अलग आती है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक नेचर आते हैं, एन आइसोट्रॉपिक नेचर कहते हैं। मतलब ये है क्या कि सम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें से जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, और क्या बोला, एसेट्रा, ये क्या होते हैं, आर डिफरेंट, ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे इफ मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर इनको हम डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करते हैं तो ये क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। इट इज कॉल्ड, ये नहीं आ रहा, इट इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। वहीं पर एमार्फस सॉलिड में क्या पाएंगे हम, एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड क्या होगा, पहली चीज तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इट डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। सेकेंड थिंग क्या होता है, अगर इनको हैमर किया जाएगा ये रैंडम तरीका से टूटेंगे। जैसे देखो व्हीकल्स के जो वो होते हैं ग्लास, उन पे अगर टूटता है तो कैसे, रैंडम तरीका से टूटता है। मोबाइल का ग्लास कैसे टूटता है, रैंडम तरीके से टूटता है कि नहीं। तो ये क्या होते हैं, if it's hammered, it's broken in different size and shape। इनका क्या होता है, रैंडम तरीका से ब्रेक होते हैं। it broken into random way, ये रैंडम तरीका से टूटेंगे ऑन हैमरिंग। बोलो भाई, हाँ। और क्या है, ये आइसोट्रॉपिक नेचर होते हैं। अब प्लास्टिक ले लो, उसके किसी एंड पे वायर जोड़ो, करंट नहीं पास करेगा, तो ये आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये कैसा है, आइसोट्रॉपिक नेचर का है कि नहीं भाई। हाँ, नोट करो इसे। चलिए, तो अभी तक हमने बात किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड एक तरह का क्लासिफिकेशन है बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड, और उसमें 3-4 पॉइंट। एक पॉइंट और होता है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया जाए तो बहुत क्लीन शेप में कट होता है, और एमार्फस सॉलिड को कट किया जाए तो वो क्लीन शेप नहीं होता है, तो उसको क्लीवेज प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज क्लीवेज प्रॉपर्टी, इट ऑलवेज क्लीव ए क्लीन शेप। तो और वो क्या होता है, डिसऑर्डर इस तरह से होता है, रैंडम तरीके से टूटता है। अब दूसरा, जबकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, तो अगर किसी सॉलिड में ये डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं तो हम पहले से जानते हैं कि पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन भी अलग होता है। तो नो डाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी से जो हमको स्टडी करना है बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टडी करना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर स्टडी करने के लिए जब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एटम, आयन, मॉलिक्यूल कहते हैं तो उनके बीच इंटरेक्शन भी अलग होगा। तो सॉलिड के बीच का इंटरेक्शन फोर्स भी अलग होगा, और उस इंटरेक्शन फोर्स के बिहाफ पर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बिहाफ ऑफ इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और वो कौन से हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। सेकंड क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन interaction force between constituent particle, interaction force between constituent particle। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो कुल 4 तरह से है। जैसे पहला है, फर्स्ट है, सपोज कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड आयन से मिलकर बना है, तो पहला क्या होगा, आयनिक सॉलिड होगा। आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बना होगा, आयन से।
आयन मतलब क्या है? चार्ज। चार्जेस के बीच फोर्स कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या कूलॉम फोर्स होगा। कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर फोर्स है। अब अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हायर होगा। एक प्रॉपर्टी आएगी सो दैट इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हायर होगा। दूसरी चीज ये है कि जब ये इसका इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब आयंस आर नॉट सपोज टू मूव एनीवेयर। यहाँ पर आयन मूव नहीं कर सकते हैं, और आयन मूव नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं कर सकते हैं। कब? सॉलिड स्टेट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इन मोल्टन स्टेट एंड एज वेल एज सोल्यूशन। सोल्यूशन बनने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में इंटेक्स से क्वेश्चन होता है कि सॉलिड हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड स्टेट but it can conduct electricity when molten state as well as solution. Identify the solid. तो कौन सा सॉलिड है वो? आयनिक है। सेकंड थिंग क्या है? do not conduct electricity. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कब नहीं करेगा? एट सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म। बट इन मोल्टन और solution phase it conducts electricity, but in molten और solution phase, molten में होगा या solution phase में होगा तो क्या करेगा ये? it conduct electricity। क्यों? अलग हो जाए। हाँ, ions become free to move। आयन क्या होंगे? मूव करने लगेंगे। एक चीज ये हो गया। दूसरा सॉलिड होता है, ऐसा होगा कि कुछ मॉलिक्यूल से बनकर बने होंगे, तो वो होता है कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क भी बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड, या इसी को बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो यूनिट होते हैं वो रिपीट करके जायंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेटवर्क सॉलिड। और नेटवर्क सॉलिड में इसका एग्जांपल कुछ लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, इसी तरह। कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं? इसमें जो सॉलिड बना होता है, पहली बात तो मॉलिक्यूल से बनेगा, और वो मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनको इसलिए हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। उसमें बेसिकली जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सब है एग्जाम्पल। जैसे ग्रेफाइट, डायमंड है और सिलिकॉन कार्बाइड है, SiC। ये सारे क्या होते हैं? एक कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्यूज रहता है। अब बेसिकली कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। पहली बात तो ये है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो रिजिड होंगे। बोलो भाई, इट इज रिजिड सॉलिड, ये बहुत रिजिड होते हैं। जैसे डायमंड देखो क्या होता है? ग्लास कट करने में आता है, सीटें कट करने में आता है, तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं एंड हार्ड। और ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं हर कंडीशन पे, चाहे वो मोल्टन स्टेट ले लो चाहे सॉलिड स्टेट ले लो। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? अभी हमने वहां पे बनाया था स्ट्रक्चर, उसमें दो लेयर के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और वो मूव कर सकता है, इसलिए क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये हो गया।
और ये क्या होते हैं, तो ठीक है एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट सॉलिड देखते हैं। नेक्स्ट सॉलिड एक है आयनिक हो गया, कोवलेंट हो गया। एक हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद मेटालिक सॉलिड, इंपॉर्टेंट एक है ये मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड कौन से होंगे? जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल होंगे। मेटल एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है। तो ये है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम। ये मेटल एटम होते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसका अगर देखेंगे तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। अब प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सारी प्रॉपर्टी पहले से जानते हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं हर स्टेट में, मोल्टन स्टेट हो चाहे सॉलिड स्टेट हो। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड में। इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट, इन सॉलिड स्टेट एज वेल मोल्टन स्टेट, दोनों में क्या है ये सॉलिड इलेक्ट्रिकल इंडक्टर है। अब ऐसा क्यों करते हैं जरा सा देखो, इसका एक स्ट्रक्चर थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस सॉलिड का वो सी इलेक्ट्रॉन मॉडल है। अकॉर्डिंग टू सी इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये क्या है, ये मेटालिक सॉलिड को एक्सप्लेन करने का एक वो है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो पॉजिटिव आयन, उनको कर्नेल कहा जाता है यहाँ की लैंग्वेज में, वो इलेक्ट्रॉन में डिप होते हैं। उसी तरह से जैसे पूरा समुद्र है और उसमें कुछ पार्टिकल हों, वो कर्नेल के जैसा बिहेव करते हैं। और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सी इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे ध्यान दोगे हम, ये पॉजिटिव आयन कुछ इस तरह से मेटालिक बॉन्ड से आपस में जुड़े रहेंगे। और ये सब किसमें है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है इसके, सी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन के अलावा फ्री है, और ये इस कर्नेल का भी है, इसका भी है, ये फ्री मूव कर सकता है। तो इस तरह का सॉलिड क्या होता है, मेटालिक सॉलिड है। और इन पॉजिटिव जो आयन है, इसको यहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कर्नेल। ये कर्नेल है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इसलिए है कि ये किस एटम के कंफर्म, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पे डेवलप करोगे, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, और इसके वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं। और ये मेटालिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, रिजिड होते हैं, और बाकी कुछ प्रॉपर्टीज की समझते हो क्या है, जो डक्टाइल है, मेलेबल है, सब प्रीवियस क्लास में सीखते हैं। तो ये एक दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन है, क्या है, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, और एक और है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में बेसिकली ऐसे सॉलिड हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, जैसे CO2, H2O, ये सब का जो आइस, ड्राई आइस जिसको आप बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूल, आर मॉलिक्यूल। एग्जांपल जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल हैं। इनको अगर सॉलिडिफाई किया गया, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कराएंगे, तो कैसे बनेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेंगे। अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है 2 तरह से। एक होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होगा जो सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स कहेंगे। तो
तो बेसिकली चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो चाहे वैन डेर वाल्स फोर्स से हो, ये एक वीक इंटरेक्शन होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्ट और क्या रहते हैं, ये उतना हार्ड नहीं रहते, सॉफ्ट रहते हैं। तो सब ये एक इनका प्रॉपर्टी है जिसमें बेसिकली आपको इन दो पर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मेटालिक और आयनिक में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है, और इसके भी आप पर वो इस तरह का क्वेश्चन जैसे हमने बताया 10 पर पूछा जाता है। इसको नोट करो। चलो ठीक है, तो आज का क्लास बिल्कुल बेसिक है, सब डेफिनेशंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन बोर्ड के लिहाज से। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन थे सॉलिड का। अब सॉलिड का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को सीखना है कि किस तरह से एटम आयन या सारे पार्टिकल होता है, और उसके लिए पहला जो टॉपिक हमारा अब से सॉलिड स्टेट बेसिक स्टार्ट होता है वो है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या है ये देखो। तो कोई सा भी सॉलिड, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि वो एक सर्टेन स्ट्रक्चर का होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर्ली होता है। तो इन्हीं पार्टिकल का अरेंजमेंट होके रिपीटिंग यूनिट होते हैं जिनकी वजह से एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक ज्योमेट्री फिक्स होती है, उसी को लैटिस, लैटिस मतलब एक्चुअली जाल होता है, और ये जाल के साथ 3D जाल है। तो उसमें ये पार्टिकल का या बेसिकली कह सकते हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अब इस क्रिस्टल या स्पेस लैटिस बोलते हैं। अब इस स्पेस लैटिस को जैसे एक जनरल केस हम लोग एज्यूम करते हैं एक क्यूबाइड शेप में, ये एक तरह का क्रिस्टल लैटिस हम कहते हैं। एक सिंपल केस है कि ये क्रिस्टल लैटिस ये है, ये क्रिस्टल लैटिस है। एक जनरल केस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अब इसमें दिख रहा होगा ना, जैसे एक क्यूब ये है, किसके पीछे है, किसके साइड है, किसके ऊपर है, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्यूब ही क्या हो रहे हैं, ये अब इसमें दिख रहा होगा ना, जैसे एक क्यूब ये है, किसके पीछे है, किसके साइड है, किसके ऊपर है, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्यूब ही क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर इस देखो एक इसमें से एक क्यूब हम बेसिकली बाहर निकालते हैं, कौन है भाई, कहाँ है भाई? एक अगर यहाँ से एक क्यूब बाहर निकाली तो वो एक क्यूब देखो कैसे दिखेगा, ध्यान दो। ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसमें कुछ चीजें देखो, इस जो एक छोटी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होती है, इसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट विच फॉर्म क्रिस्टल लैटिस ऑन रिपीटिंग इन 3 डायमेंशन। एक सबसे छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होकर 3D स्पेस में या हर डायरेक्शन में रिपीट होकर क्या बनाती है, ये क्रिस्टल लैटिस है या स्पेस लैटिस है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हमको इसी यूनिट सेल की स्टडी है। बेसिकली सॉलिड स्टेट जो 12th में टॉपिक है वो क्या है, द स्टडी ऑफ यूनिट सेल। इसी यूनिट सेल की स्टडी ही क्या है, सॉलिड स्टेट यहाँ पर हमको सीखना है इसमें। अब एक चीज देखोगे कि यूनिट सेल ही रिपीट होके बनाते हैं, तो और इस यूनिट सेल में देखोगे कि ये कैसे बना है, ये एक प्लेन फेसेस से मिलकर बना है। देखो वो चाहे क्यूब होगा, क्यूबाइड हो गया, रोम्बिक हो गया, ट्राइक्लिनिक होगा, जो कुछ भी शेप होगा, लेकिन उसका जो ये फेस होगा वो प्लेन या एक प्लेन से मिलकर बना है।
तो यूनिट सेल के लिए पहली बात क्या है, इसके जो फेसेज हैं वो कैसे बने होंगे, बाय द प्लेन, ये प्लेन से मिलकर बनेंगे। इट्स फेसेस इज मेड बाय प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। अब ये सरफेस स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल या बेसिकली रोम्बस भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे बनेगा, प्लेन सरफेस से मिलकर बनेगा। जैसे ये रूम है, तो रूम क्या है, ये वॉल है, एक प्लेन के जैसा है, तो दो प्लेन या दो फेस जिस पॉइंट पर मिलेंगे, उसको क्या बोला जाता है, एज बोलते हैं। इसमें एक चीज हम बात करते हैं, एज क्या है, EDG, the intersection point of two faces is called edge. The intersection point of two faces, दो फेसेस के बीच का जो इंटरेक्शन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। जैसे एक एज ये हो जाएगी, एक ये हो गई, एक ये। इन एज को हम लिख सकते हैं ABC, और दो एजेस के बीच का किसी क्रिस्टल लैटिस, किसी यूनिट सेल में क्या होता है, एंगल सेम रहता है, एक दूसरी पॉइंट। एंगल बिटवीन एनी टू एज ऑफ ए यूनिट सेल ऑलवेज सेम। एंगल बिटवीन एनी टू एज फॉर ए यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल के लिए, इज ऑलवेज सेम, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसको एज एंगल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल। जैसे ये एक एज है तो इसके बीच का एंगल अल्फा, ये एक एज है इसके बीच का एंगल बीटा, ये एक एज है इसके बीच का एंगल गामा। अब ये पैरामीटर कहे जाते हैं, क्योंकि तो इसके में ये पैरामीटर हो गया, कौन कौन सा, एक तो एज लेंथ हो गया, और दूसरा क्या है, एज एंगल। इन्हीं को क्या बोलते हैं, लैटिस पैरामीटर बोलते हैं। लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर में क्या क्या है, एज लेंथ है, एज लेंथ, और दूसरा क्या है, एज एंगल। अब इन्हीं एज एंगल और एज लेंथ के बेस पर इन लैटिस का, यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन है। जैसे ये जो पैरेललोपिपेड दिख रहा है, इस पैरेललोपिपेड में अगर A = B हो जाए, C हो जाए, तीनों साइड क्या हो जाए, तीनों एज बराबर हो जाए। दूसरा अल्फा = गामा हो जाए, और ये सब 90 डिग्री है, तो ये जो यूनिट सेल होगा वो कैसा यूनिट सेल होगा, क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। और क्यूबिक यूनिट सेल का एक एग्जांपल है NaCl, ये कैसा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। यहाँ पर A = B = C, अल्फा बीटा गामा सबके सब क्या है, 90 हैं, तो ये कैसा यूनिट सेल हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि A = B = C तो है, अल्फा = बीटा, ये 90 डिग्री भी है, बट गामा = क्या हो जाए, 120 डिग्री हो जाए, तो ये एक यूनिट सेल होता है। और इस यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। बेसिकली इन पैरामीटर के बिहाफ पर क्रिस्टल लैटिस का क्लासिफिकेशन किया गया, जिसको ब्रेवियस लैटिस भी बोलते हैं। 7 तरह के होंगे वो, हम लोग बात करेंगे कि कैसे अल्फा बीटा और इनके कॉम्बिनेशन के हेल्प से, जिसमें बेसिकली जो मोस्ट स्टडी के लिए हमारे 12th लेवल का है वो इन दोनों को पढ़ना है। तो अब से ये सॉलिड स्टेट का हम लोग का स्टडी शुरू होता है। अब तक की सिर्फ प्रॉपर्टी थी, थियरी थी, इसको हम लोग नोट कर लोगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, यस।